गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम करेंगे प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं? जब जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो कौन सा होता है? COOH। ठीक है। ये जो फंक्शन, ये वाला जो ग्रुप जिस भी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है उनमें H हटके, हाइड्रोजन हटके और COOH ये वाला जो ग्रुप है ये लग जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन से। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जो पीछे की क्लासेस में हमने किया था वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगा इस वाली क्लास में। यानी जितने भी, जो अगर मान लीजिए हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो क्या करेंगे? जो भी हमारे जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको डायरेक्ट उसमें उनको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करवा देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। जैसे हम जो सीक्वेंस करते हैं, हाइड्रोकार्बन, फिर क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये कार्बोक्स हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करवाया तो अल्कोहल, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले दिया तो हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होती है। अगर मान लीजिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, जैसे कि हम बात करने वाले हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है। KMnO4। ठीक है। या फिर कंसंट्रेटेड HNO3। तो जो ये वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, और ये क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बना कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल्स को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्डिहाइड्स को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो वो इन सभी को किस में कन्वर्ट करा सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास टोलीन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दिया किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7, और क्या लिया है हमने? एसिडिक मीडियम लिया है। ठीक है, H2SO4 ले लिया जैसे। तो क्या होगा? जो ये टोलिन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड के अंदर। यानी कि जो CH3 ग्रुप है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी सीक्वेंस में सपोज करते हैं हमारे पास क्या होता? बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ होता। ठीक है। यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? K2Cr2O7 यूज करते, या फिर KMnO4 यूज करते हैं हम एसिडिक मीडियम में। तो ये इसको भी क्या करवा देता? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कराता है। ध्यान से देखना है अब मैंने जो बोला है, यानी कि ये इस वाले ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट करा देता है? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कराता है। यानी ध्यान रखना है, बच्चों को क्या लगेगा, लगता है कि ये वो किस में कन्वर्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये टर्मिनल वाला, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? बेंजीन के ऊपर CH2 लिख के और फिर COH लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा? जो ये वाला जो कार्बन है ना, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करता है और क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंजोइक एसिड की ही फॉर्मेशन होगी, चाहे कितनी लंबी चेन हो, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की कितनी भी लंबी चेन बनी हुई हो। ये क्या करेगा? इस वाला, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, एलाइलिक जो कार्बन है, बेंजाइलिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन पे क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा और बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे CH
CH3 और H होता बेटा, ठीक है। और मैंने सेम KMnO4 ले लो, चलो अब की बार KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लिया है, तो ये क्या करेगा, ये भी ऑक्सीडेशन करा देगा। और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो भी क्या मिलेगा बेटा, हमें बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये इस वाले कार्बन जो बेंजाइलिक कार्बन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन कराता है और क्या मिलेगा यहाँ पे, COOH, ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन कराना है हमें। अब सपोज करिए एक पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, अगर हमारे पास यहाँ पे टर्शरी कार्बन होता, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है, और हमने यूज किया यहाँ पे KMnO4, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन में ये वाला H आ रहा है, ठीक है, और ये H कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इस वाले के पास जो H है, यहाँ पे इसके पास कोई भी क्या नहीं है, H नहीं है जो जो ब्रेक हो जाए यानी कि टूट जाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये टूट जाता है इजीली, ये वाला इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये क्या बन जाएगा, COH में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ इसकी वजह से COH में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इस वजह से इसका क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब जैसे कहा हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल होता, CH3CH2OH होता, ठीक है, मैंने क्या करा दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला यहाँ पे, ठीक है, ये इसका भी क्या करा देता, ऑक्सीडेशन, और किस में कन्वर्ट करा देता, CH3COOH में, ठीक है, इसका भी क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता, अभी हमने पीछे किया था, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में, उसमें भी यही आता कि क्या होता हमारे पास, मान लीजिए CH3CO H होता हमारे पास, हमने सेम रिएजेंट यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वही CH3COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एल्डी एल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स हो गए, ठीक है, ये हम पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, कीटोन का भी कराया था बेटा, पोपोफ्स रूल बताया था वहां पे, ठीक है। उन सभी को किसमें कन्वर्ट कराता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमारे पास सपोज करिए CH3CH हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होता, ठीक है, तो और हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए यहाँ पे वही, तो उसका भी क्या करा देता, ये ऑक्सीडेशन करा देता, और किसकी फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये लिया है, तो इसका क्या करा दिया इसने, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3, दो कार्बन वाला है ना, तो COOH, और साथ में क्या बनेगा हमारा, ये वाला एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि HCOOH। मैंने बता रखा है बेटा, ये वाला बहुत अनस्टेबल होता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O और CO2 के अंदर, ठीक है। ये वाला देखो, इसको एक ऑक्सीजन और मिल जाए तो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एल्कोहल्स हो गए, कीटोन्स हो गए, इन सभी का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, सेकंड है प्रिपरेशन में बाय बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, ऑफ नाइट्राइल्स, यानी कि नाइट्राइल्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करिए मेरे पास है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड NCN ग्रुप, ठीक है। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि अगर मैंने मान लीजिए एक वाटर, या फिर एक वर्ड लिख सकते हैं हम, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, सिर्फ एक
मोलिक्यूल यूज किया है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जब इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया है या फिर सिर्फ एक ही मोलिक्यूल यूज किया है तो क्या होता है बेटा, इस तरीके से बॉन्ड टूटता है। यहाँ ओ लगा दो और यहाँ दो हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, दो दो बॉन्ड टूटते हैं, जो पहले भी बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, इसी तरीके से तोड़ना होता है। ओ यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CONH2। ठीक है, यानी कि अमाइड्स की फॉर्मेशन होती है। अमाइड्स की। और जब हम इसको इसके अंदर एक और वाटर मोलिक्यूल यूज करते हैं, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, वही एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो किस तरीके से वाटर को अटैच कराते हैं, OH और H, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो CH3CH2COOH और प्लस क्या हो गया यहाँ पे, NH3 की फॉर्मेशन। ध्यान रखना बेटा, देखो जब बोलेगा ना, अगर मान लो नाइट्राइल दे दिया और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोला है तो यहाँ तक रिएक्शन खत्म कर देनी है, यहाँ तक। ठीक है, और ये बोल दिया जाए कि नाइट्राइल्स का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंचाना है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मतलब पूरी तरीके से हाइड्रोलाइसिस करवा दिया आपने। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से करना है। तो याद रखना, अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोलता है तो अमाइड्स फाइनल प्रोडक्ट है, और मतलब सिंपल हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोल दें तो क्या लिखना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखना है। ओके, थर्ड प्रिपरेशन है बेटा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। यानी कि हमने एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है, एस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR। ठीक है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, ये क्या होता है, एस्टर। हमने इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो वाटर को ऐड किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, वही सिंगल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा। देखो वही है, जब मैंने कहा बेटा कि एक बॉन्ड को तोड़ना होता है ना, तो H पॉजिटिव और सॉरी OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, क्योंकि CO के ऊपर क्या आता है, ऑक्सीजन के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और H पॉजिटिव। तो क्योंकि वाटर के को तो कैसे तोड़ते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, RCOOH प्लस R। अगर इसको R डैश लिखते तो ये हो जाता R डैश OH। ठीक है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड्स, तो एसाइल क्लोराइड्स कौन से ग्रुप होते हैं, CO, यहाँ पे क्या आ जाता है, Cl। ठीक है, एसिड हेलाइड्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसिड हेलाइड्स। तो जब इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो उसी तरीके से बेटा सेम वही, जैसे टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOOH, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H के साथ, क्या Cl के ऊपर नेगेटिव होता है ना, H के साथ Cl चला जाएगा, तो HCl साइड में निकल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम या फिर बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स सेम उसी तरीके से होना है बेटा। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, जैसे RCOOR, ये सेम भी हो सकता है और ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड्स का हमने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, वाटर के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव।
ठीक है, तो वही बॉन्ड को तोड़ दो, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास RCOOH प्लस RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, तो ग्रिग्नार्ड ना है ऐसी कहानी हो ही नहीं सकती बेटा। ठीक है, तो बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 को कैसे लिख सकते हैं, हम खोल के लिखें तो इस तरीके से। ध्यान से सुनना है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने, ध्यान से देख लेना। जब CO2 को रिएक्ट कराया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये रिएक्शन मैंने बोला है कि ग्रिग्नार्ड जो है इतना फेमस रिएजेंट है और इतना आसान है इसको पढ़ना। ठीक है, कैसे होगा, मैग्नीशियम के ऊपर तो पॉजिटिव आना ही आना है। ठीक है, और R के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कैसे होगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और मैंने यहाँ पे O लगाया, O के साथ क्या लग जाएगा अब, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि Mg(X), और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो R। ठीक है, अब इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस कराओ, यानी कि H2 ऐड करा दो। ठीक है, H2 ऐड कराओगे तो ये बॉन्ड तो हम पहले से तोड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, ये टूटेगा तो ये नेगेटिव है, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे OH नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे बन जाएगा OH। देखो RCOOH प्लस क्या बनेगा, Mg(X) और OH, ये वाला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये वाले पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया है मैंने। 7th है हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हमने किया था लास्ट क्लास में भी। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, जब जैसे मान लीजिए कीटोन है, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज करिए, कंडीशन क्या थी, फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, यानी कि उसके साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये किया था हमने। और एल्कोहल्स में भी जिसके ऊपर OH प्रेजेंट है, जैसे जो एल्कोहल है उसमें जिस कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ में पक्का क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CH3। तो जिस कार्बन के ऊपर OH है उसके साथ CH3 मस्ट है। ठीक है, तभी किसकी फॉर्मेशन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो कंडीशंस याद रख लेना, कंडीशन होती है इसके साथ। ठीक है, यानी कि CO के साथ CH3, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एल्कोहल वाला कार्बन है उसके साथ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कीटोन है हमारे पास, तो अगर मैंने रिएक्ट कराया इसको किसके साथ बेटा, I2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, तो क्या होगा, क्या सिखाया था, जो ये CH3 है, ये वाला जो आयोडीन है वो किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। मतलब ये जो CH3 है ये वाला, ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा, देखो CHI3, और येलो पीपीटी बनेंगे। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। और जो बाकी का बच गया ना, ये वाला जो पार्ट, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा बेटा। तो क्या बनेगा, RCOONA, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वापिस से फिर वो क्या बन जाता है तुम्हारा,
कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये वाला होता हमारे पास अल्कोहल होते, ठीक है, अल्कोहल होता, तो अल्कोहल में भी वही कंडीशन मस्ट है, जिसके साथ OH लगा हुआ है उसके साथ CH3 होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर इसमें हमने क्या यूज किया, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा, वही CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH I3, येलो पीपीटी। और बाकी का जो पार्ट है, जितने भी कार्बन दिख रहे हैं उतने लगा के, तो RCOO, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होगी हमारी प्रिपरेशंस। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा स्टेट। ठीक है, स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस इस तरीके से, तो जो फर्स्ट जो कार्बन, एक कार्बन वाले, दो कार्बन वाले या तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी कि जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया हमारा, या फिर प्रोपेनोइक एसिड हो गया हमारा, ये वाले जो तीन कार्बन तक के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, तो ये वाले क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और एक मतलब कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस लिक्विड, और पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है, तीखी स्मेल होती है, बिल्कुल तेज स्मेल होती है। ठीक है, जबकि 4 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक ये वाले भी क्या होते हैं, लिक्विड ही होते हैं। ये वाले भी क्या होते हैं बेटा, लिक्विड भी होते हैं, कलरलेस होते हैं, और मतलब थोड़ी सी अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। हम ऐसे बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। ठीक है, और हाइयर जैसे जैसे और कार्बन बढ़ेंगे, C10 और आगे, तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वैक्सी सॉलिड्स जिसको बोलेंगे। ठीक है, मैंने समझा रखा है तुम्हें क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो मास बढ़ता जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो जो C10 और या आगे के वाले आते हैं तो वैक्सी सॉलिड्स हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स। तो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये याद रख लेना। लोअर क्या है, लोअर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड्स, और फिर हाइयर जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे किस फॉर्म में चले जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो पता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला H क्या हो जाएगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर वाटर सॉल्युबल बोले जाएंगे, वाटर सॉल्युबल। बट वही कंडीशन है, ये वाला जो R ग्रुप अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फर्स्ट जो 4 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बहुत अच्छे से सोल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। अगर ये वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा तो सोल्यूबिलिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पानी के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर द वाटर सॉल्यूबल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। ठीक है, रीजन बताएंगे सबसे पहले तो। एल्कोहल से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन से भी। एल्डिहाइड और कीटोन ये पहले हम समझा चुके हैं बेटा। और एल्डिहाइड और कीटोन का क्या किससे ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से, पहले तो समझो। फिर एल्कोहल से भी ज्यादा क्यों होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो RCOOH, जो ये वाला है, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है, ये वाला H दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी होती है। ठीक है, अल्कोहल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ROH। और ऐसे ही दूसरे, ये वाला H दूसरे जो अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट फिर भी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। और मैंने समझाया था इनके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इनके अंदर सिंपल वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान से समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है। क्यों होता है, इस बात को समझाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो दो ये CO है ना, ठीक है, ये वाला H इस वाले O के साथ बना रहा है, और फिर ये वाला O भी किसी ना किसी H के साथ क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो मतलब एक मोलिक्यूल के अंदर यहाँ पे क्या हो रखी होती है, ज्यादा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई होती है इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो है वो फिर से किसी H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक्सटेंट ज्यादा होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। और एल्कोहल का ये वाला हम पीछे वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है। और सेमी कंपाउंड में पूछा जाए तो ये तो तुम्हें पता ही है बेटा, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जैसे अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड में कंपेयर करा ले, तो आपको पता होना चाहिए प्रोपेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। कर चुके हो बेटा अल्कोहल वाले चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, लिखवा चुकी हूँ मैं वहां पे। क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे CH3COOH, सपोज कर लिए हमने CH3COH लिया, जब किसी अल्कोहल के साथ CH2, सॉरी CH3CH2OH एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H2SO4 ले लिया हमने, यहाँ पे क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या होगा, OH यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH जाता है और अल्कोहल से H जाता है, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3CO, और ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला इसके साथ, तो यानी कि O ये वाले CO के साथ, ठीक है, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा COO CH2CH3। ठीक है, इसको कंपाइल कंपाइल करके लिखें, मतलब कंडेंस फॉर्म में लिखें तो C2H5। ठीक है, फ्रूट लाइक, फ्रूटी स्मेल, हम ऐसे समझते हैं इस चीज को, तो ये हमने किया था। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर्स की फॉर्मेशन हो रखी है, तो इसको बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।
सेकेंड है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एनहाइड्राइड्स की क्या कराएंगे, फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। सपोज करिए हमने क्या किया है, CH3 कार्बोक्स, ये मैंने एक क्लास में और भी समझा दिया था, फिर दोबारा से बताती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या करवा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा देते हैं, एनहाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है बेटा। ठीक है, सिंपल है, CH3COOH। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक, दो कार्बोक्सिलिक, यहाँ जरूरी नहीं है कि CH3 लो, कोई भी आर मतलब ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ले लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, जब इनका डिहाइड्रेशन कराते हैं हम, तो HOH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन से CH3COO COCH3। तो जो ये ग्रुप बनता है, इसको बोलते हैं हम, अच्छा डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया हमने। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं हम H2SO4 को। ठीक है, या फिर हम P2O5 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनहाइड्राइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स की फॉर्मेशन करानी है, इसी तरीके से हम करने वाले हैं आगे। तो क्या लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, CH3COOH। और हमने यहाँ पे क्या करा दिया, कोई भी OH हटा के Cl लगाना है हमें, है ना। और एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं बेटा, एसिड हैलाइड्स जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, CH3COCl। तो क्या ले सकते हो, OH हटाना है, OH हटा के Cl लगाना है। तो अल्कोहल में कर चुके हैं, एल्काइल हैलाइड में कर सकते, मतलब कर चुके हैं हम, PCl5 ले लो, या फिर PCl3 ले लो, या फिर SOCl2 ले लो। ठीक है, जैसे अल्कोहल्स में किया था वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ, सबसे आसान रिएक्शन है बेटा ये, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स की फॉर्मेशन करानी है। ठीक है, तो क्या लिया हमने, वही कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, COOH। और हमने क्या लिया, अमाइड बनाना है। अमाइड क्या होता है देखो, RCONH2। होना क्या है देखो, OH हटा के और NH2 लगाना है। तो क्या यूज कर लिया हमने, NH3 यूज किया। तो H यहाँ से और OH यहाँ से, वाटर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगी, यहाँ पे OH और H बाहर निकल गया, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया ये वाला। तो हमने जैसे हीट कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया की प्रेजेंस में, तो अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये यहाँ पे R की जगह बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें मतलब ये रिएक्शन काफी आ जाती है आगे, तो ध्यान रख लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड कैसे बनाए हम। ठीक है, तो वही हो जाएगा बेटा, सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा, OH हट जाएगा, तो CONH2, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट है बेटा, सिक्स फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्ट या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, RCOOH, और किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दो। ये एसिड था, ये बेस के साथ रिएक्ट करा दो NaOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, H यहां से, OH यहां से, तो क्या बन जाएगा, RCOON। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा ये, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, RCOOH, हमने बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वही OH यहाँ से और H यहाँ से। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, RCO बन जाएगा, RCO, यहाँ पे क्या हो गया, NH4। ठीक है, और वाटर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ये सारी टेंथ क्लास वाली रिएक्शन आ गई हैं। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, याद करो। ठीक है बेटा, याद करो इस पॉइंट को, है ना। एसिड में मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं, तो बस ठीक है, निकाल दो फिर। सॉल्ट सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, करते थे ना, CONa+H2, बैलेंसिंग नहीं की है वो करते रहना आप। सेवेंथ, फिर से वही, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये भी टेंथ वाली है, एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जब भी कार्बोनेट्स या जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स, जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होता था, दो प्रोडक्ट हम श्योरली लिखवाते थे, H2O और CO2। ठीक है, और क्या निकल जाता था साथ में, हमारा क्या बनता था, सॉल्ट। याद करो बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, प्लस CO2, याद करो, ऐसे करवाते थे हम, है ना। तो जब भी कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, तो सॉल्ट बना दो, एसिड का सॉल्ट, इसका सॉल्ट क्या बनेगा, RCO, ये Na वाला है तो Na। ठीक है, और बाइकार्बोनेट होता तो भी यही प्रोडक्ट बनते, सिर्फ बैलेंसिंग का फर्क होता। जैसे NaHCO3 होता है यहाँ पे, ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो वही बनता बेटा हमारा, RCOONa+H2O+CO2। ठीक है, ये टेंथ वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिड है इसलिए ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है फिनोल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिनोल ये वाली रिएक्शन नहीं देता है, फिनोल ये वाली रिएक्शन, फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, फिनोल नहीं रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स में कैसे डिस्टिंग्विश कराओगे या कौन सा टेस्ट कराओगे, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की फॉर्मेशन करानी है हमें। ठीक है, इसके दो रिएक्शंस, मतलब तीन रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक तो होती है बेटा, जो हम टेंथ उसमें पढ़ के आ चुके हैं बेटा, 11th क्लास में। ठीक है, सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन, ये हम पहले 11th क्लास में कर चुके हैं बेटा। ठीक है, सोडा लाइम का मतलब क्या है, सोडा लाइम NaOH+CO, ये यूज किया जाता है हमारा। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं, सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO का जो कॉम्बिनेशन, उसको हम सोडा लाइम बोलते हैं।
जब इसको हम क्या कराते हैं किसी अच्छा, सीएओ को क्यों यूज कर रहे हैं एनएओएच के साथ, क्योंकि ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब मॉइस्चर को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सीएओ जो है वो आसपास की जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, चलो कोई नहीं, वैसे याद कर लो। यहाँ पे क्या करते हैं, CH3COO Na, मतलब सोडियम सॉल्ट लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसको हमने रिएक्ट कराया NaOH और CO के साथ। तो CaO का तो बस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम है, ठीक है, वहां पे, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। अब ये जो NaOH है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो क्या निकल जाएगा, Na2CO3। ठीक है, ध्यान से देखो, Na2CO3, तो देखो ये वाला। ठीक है, तो क्या बच गया, देखो CH3 के साथ ये H चला गया, तो क्या हो जाएगा, CH4। इसमें एक कार्बन कम हो गया, देखो CO, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो CO वाला ग्रुप है, COO वाला ग्रुप है, ये निकल जाएगा, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम। अच्छा, प्रोडक्ट क्या निकला है, Na2CO3, और इसको बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले कर चुक मतलब प्रीवियस क्लासेस में आ चुकी है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉल्ब्स, ये भी आई थी 11th में। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान से समझो, कोल्ब रिएक्शन अलग थी, ठीक है, फिनोल वाले में जो पड़ी थी, ये है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लेना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, एक जब दो मॉलिक्यूल हमने लिए RCOO Na, जब इसको हम वाटर की प्रेजेंस में हीट कराते हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं इस पूरी प्रोसेस में। 11th में हम मैकेनिज्म भी करते हैं बेटा इस रिएक्शन का। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो मैं बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखो, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, दो होंगे तो क्या होगा, दो H पॉजिटिव और दो ही OH नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे तोड़ दिए हैं। अब क्या करना है, Na के साथ तो Na के साथ तो OH, इस वाले Na के साथ OH। ठीक है, दो CO2 बाहर निकल गए, ये R R के बीच में बॉन्ड, जैसे R R प्लस, देखो दो CO2 बच गए, दो CO2 है, प्लस क्या बन जाएंगे हमारे पास, एक NaOH और एक NaOH, मतलब 2 NaOH, और क्या निकलेगा बेटा साथ में H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो इस तरीके से याद करना आसान रहेगा। ठीक है, ऐसे मतलब पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है, तो 11th वाली नोटबुक उठा के देख लो, मैकेनिज्म भी सिखा रखा है तुम्हें। ठीक है, कैथोड पे क्या जाता है, एनोड पे क्या जाता है, मतलब इस तरीके से पूरा बता रखा है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो इसमें थर्ड, मतलब थर्ड है हमारा, थर्ड रिएक्शन। अगर मैंने ये पहले करा रखा है, यानी RCOOH, ये एक रिएजेंट मैंने याद करा रखा है बेटा तुम्हें, HI और रेड फॉस्फोरस, HI और रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा, क्या करेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो RCH3। अब ध्यान से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाली हूँ। देखो, इसमें तो उतने ही कार्बन रहेंगे जितने कार्बन थे, जैसे मान लो ये दो कार्बन इसमें थे, एक इसमें है, तो तीन थे तो तीन ही रहेंगे। ठीक है, इस वाले में देखो, इस वाले में यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जो R वाले ग्रुप हैं वो डबल हो जाते हैं, हालांकि दो CO2 बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, बढ़ भी सकता है, उतना ही भी रह सकता है। ठीक है, मान लो एक एक एक, दो कार्बन यहाँ थे, दो कार्बन यहाँ थे, तो दो बाहर निकलेंगे तो भी दो बच जाएंगे। ठीक है, वापिस से दो वाला, तो सेम भी रह सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें।
और इस वाले में एक CO2, एक कार्बन हमेशा कम मिलेगा। तो इस तरीके से, तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी HVZ रिएक्शन। ठीक है, HVZ, हॉल वोल हर्ट जेलेंस्की रिएक्शन, इस तरीके से पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, CH3CH2COOH को आपने I2, ध्यान से देखो ऊपर वाले रिएक्शन और इसको, I2 और फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, रेड फॉस्फोरस, गलती मत करना बेटा, ये HI और रेड फॉस्फोरस है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, I2 और रेड फॉस्फोरस होगा, तो जो ये वाला जो कार्बन है ना, इस वाले पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि H हट के आयोडीन लग जाएगा, तो क्या होगी, CH3CH, यहाँ पे I, और ये क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, जो ये वाला अल्फा कार्बन है हमारा, उसके हाइड्रोजन हट के और आई लग जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, और किसी का नहीं, स्पेशली अल्फा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये देख लेना बेटा, कहीं गड़बड़ कर दो, ये HI और रेड फॉस्फोरस है, ये I2 और रेड फॉस्फोरस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर, हंस डेकर रिएक्शन, हंस डेकर रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको पहले करा चुकी हूँ बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है, और Br2 के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो क्या होता है, AgBr हमारा ये जो है AgBr बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये वाला कर लेना। लास्ट रिएक्शन पे आ गए हैं अब हम, 11th रिएक्शन। अब ये वही आ गई है बेटा, ये वाला, तो ये क्या है, COOH। ठीक है, ये COOH। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, -R। ठीक है, -R हो गया, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में किया था अभी पीछे, वहां पे COH था, यहाँ पे COOH लिख दिया है हमने। ठीक है, तो -R इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे जाता है, मेटा पे, तो इसको बोल सकते हैं हम मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझा आया था मैंने, -R क्यों है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि CO ग्रुप दिख जाए, कार्बोनिल दिख जाए, मतलब बेंजीन के साथ अटैच, तो वहां पे क्या आ जाएगा, -R, क्योंकि ये क्या होगा बेटा, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखोगे तो ये वाली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पे करेगा। तो इसमें सिर्फ 3 रिएक्शंस आपको पढ़नी है, हम करा चुके हैं पहले, कौन कौन सी, जैसे उसमें की थी हमने, सिर्फ एक तो हेलोजिनेशन, एनहाइड्रस AlCl3 के, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है कंसन नाइट्रेशन HNO3, और कंसंट्रेटेड H2SO4, और नेक्स्ट है बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते, वही रिएजेंट तो आपको याद हो जाने चाहिए इतनी देर में। ठीक है, इतने टाइम से हम कर रहे हैं, SO3। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये जो COOH कौन सी पोजीशन पे लगेगा, Cl मेटा पोजीशन पे, इसमें क्या हो जाएगा, COOH, ये भी किस पे लगेगा, NO2 मेटा पोजीशन पे, और ये क्या हो जाएगा, COOH, ये SO3H, ये भी मेटा पोजीशन पे। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये करना है हम, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अमीन्स वाला चैप्टर।